लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में अखबार के संपादकीय बोर्ड ने अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की आवर्जन नीति को लेकर गहरी चिंता जताई है। लेख का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है। बीइंग लैटिनो इन द यूनाइटेड स्टेट शुड नॉट बी अ क्राइम, यानी अमेरिका में लैटिनो होना कोई अपराध नहीं होना चाहिए। अखबार का कहना है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गई है, बल्कि ये लैटिनो समुदाय के खिलाफ एक तरह के नस्लीय भेदभाव और भय का अभियान बन चुकी है। अमेरिका में अब सिर्फ अवैध प्रवासी ही नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक और वैध रूप से रह रहे लैटिनो लोग भी डर के साए में जी रहे हैं। कई लोग स्पेनिश बोलने या अपने सांस्कृतिक गीत सुनने से डरने लगे हैं। स्कूल, चर्च या बाजार जाने में भी उन्हें डर लगता है कि कहीं आवर्जन अधिकारी उन्हें पकड़ न ले। अखबार के मुताबिक कई बार अधिकारियों ने बिना जांच के नागरिकों को भी हिरासत में ले लिया। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी सैनिकों और बुजुर्ग नागरिकों के साथ बदसलूकी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवास की असली समस्या तो पहचानी, लेकिन उसका समाधान बेहद अमानवीय तरीके से किया। लोगों को डराने, मारपीट करने और नस्ल के आधार पर पहचाने जाने से ना तो कानून का सम्मान बढ़ता है और ना ही देश सुरक्षित होता है। अखबार याद दिलाता है कि कानून का उद्देश्य सिर्फ अपराध रोकना नहीं होता, बल्कि इंसानियत और न्याय की रक्षा करना भी होता है। आवर्जन की समस्या का हल ना तो बाइडेन प्रशासन की ढीली नीति में है और ना ट्रंप के डराने वाले तरीकों में। जरूरत एक ऐसी व्यापक नीति की है जो सीमाओं की सुरक्षा भी करे और उन प्रवासियों को नागरिकता का रास्ता भी दे जिन्होंने सालों से अमेरिका में रहकर ईमानदारी से जीवन बिताया है। अंत में अखबार साफ चेतावनी देता है, अगर सरकार अपनी ही जनता को शक की नजर से देखेगी, चेहरे पर नकाब लगाकर डर फैलाएगी, तो लोकतंत्र का चेहरा भी नकाब पोश हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन को यह समझना होगा कि अमेरिकी पहचान डर से नहीं, बल्कि न्याय, समानता और आजादी से बनती है, और इन्हीं मूल्यों की रक्षा करना असली देशभक्ति है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में अखबार ने इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट्स, यानी आंख में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए दृष्टि लौटाने की नई तकनीक पर चर्चा की है। लेख का शीर्षक है अ न्यू वे ऑफ सीइंग, नॉट ऑफ बीइंग, यानी देखने का नया तरीका, अस्तित्व का नहीं। अखबार कहता है, ये तकनीक विज्ञान की बड़ी उपलब्धि है जो न सिर्फ लोगों की रोशनी लौटा रही है, बल्कि इंसान और मशीन के रिश्ते को भी नए स्तर पर ले जा रही है। लेकिन इसके साथ नैतिकता, सुरक्षा और पहुंच जैसे सवाल भी उतने ही अहम हैं। लेख के मुताबिक यूरोप और ब्रिटेन में संस्थानों में एक नई तकनीक का ट्रायल हुआ है, जिसमें रेटिना में माइक्रोचिप लगाया गया। ये चिप चश्मे में लगे कैमरे से आने वाली इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, जिससे मस्तिष्क उन संकेतों को पहचान कर दृष्टि का अनुभव कर सकता है। 38 लोगों पर हुए परीक्षण में 84% मरीज कुछ अक्षर और संख्या पढ़ पाने लगे, जो पहले पूरी तरह अंधे थे। यानी ये तकनीक अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बन रही है। अखबार कहता है, इंसान और मशीन का ये मेल अब शरीर की सीमाओं से आगे बढ़ रहा है। पैरालिसिस से जूझ रहे लोग अब दिमाग की तरंगों से टाइप कर सकते हैं, और कृत्रिम हाथ पैर लगाने वालों को अब छूने का एहसास भी लौटाया जा रहा है। एलन मस्क की नोरालिंक जैसी कंपनियां सीधे दिमाग में चिप लगा रही हैं। यानी अब विज्ञान का लक्ष्य सुपर ह्यूमन बनाना नहीं, बल्कि खोई हुई क्षमताओं को वापस लाना है। लेकिन द गार्जियन चेतावनी देता है, इस तकनीक के खतरे भी कम नहीं। रेटिना सर्जरी के दौरान कई बार आंख को नुकसान हुआ, और जब तकनीक मस्तिष्क तक जाएगी तो जोखिम और बढ़ेगा। साथ ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जिससे आम लोगों की पहुंच से ये दूर रह सकती है। अखबार का निष्कर्ष साफ है, ये तकनीक भविष्य का दरवाजा तो खोलती है, लेकिन इसे सिर्फ अमीरों
या टेक कंपनियों का खिलौना नहीं बनने देना चाहिए। इसे नैतिक दिशा, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सबके लिए समान पहुंच के साथ आगे बढ़ाना ही असली प्रगति होगी। विज्ञान का मकसद नए तरीके से देखना होना चाहिए, नया इंसान बनाना नहीं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में कैमरून के राष्ट्रपति चुनाव के बाद भड़की हिंसा और उसके पीछे की वजहों पर विस्तार से चर्चा की गई है। 92 वर्षीय पॉल बिया, जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में से एक हैं, इन्हें एक बार फिर राष्ट्रपति घोषित किया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है ये जीत असली नहीं बल्कि चुराई गई है। बिया पिछले 43 सालों से सत्ता में हैं और अब उनका कार्यकाल 2032 तक बढ़ सकता है, यानी 100 साल की उम्र तक भी वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। लेख के मुताबिक बिया की 8वीं जीत की घोषणा के बाद राजधानी दुआला और कई शहरों में हिंसक विरोध भड़क उठा। विपक्षी नेता इस्सा चिरोमा बाकरी के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर नतीजों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस वाहनों में आग लगाई और रास्ते जाम कर दिए। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस और वाटर कैनन चलाए, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। बाकरी का कहना है कि चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन नतीजों में हेराफेरी कर बिया को विजेता घोषित कर दिया गया। लेख बताता है कि विपक्षी दलों ने यूनियन फॉर चेंज नाम से एक गठबंधन बनाया था ताकि बिया के लंबे शासन को चुनौती दी जा सके। बाकरी खुद कभी बिया सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बदलाव का नारा दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 55% वोट मिले, जबकि सरकारी नतीजों में बिया को 53% और बाकरी को 35% वोट दिखाए गए। इससे पहले भी कई बार चुनावी प्रक्रिया पर धांधली और दबाव के आरोप लगते रहे हैं। अल जजीरा के अनुसार बिया के शासन में कैमरून में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता की गहरी जड़ें हैं। वो अक्सर महीनों तक स्विट्जरलैंड में निजी यात्राओं पर रहते हैं, जबकि देश के उत्तरी हिस्से में बोको हराम के हमले और दक्षिण पश्चिम में एंग्लोफोन इलाकों में विद्रोह चल रहा है। इन क्षेत्रों के लोग कहते हैं कि फ्रेंच बोलने वाली सरकार उन्हें नजरअंदाज करती है। यही विभाजन अब राजनीतिक विरोध और हिंसा में बदल चुका है। लेख का निष्कर्ष ये है कि बिया की जीत ने देश में शांति नहीं बल्कि और अविश्वास पैदा किया है। विपक्ष अब सच्चाई बताओ के नारे के साथ सड़कों पर है। अल जजीरा लिखता है कि अफ्रीका के इस देश में सत्ता की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। 92 साल के बिया भले कहें सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, लेकिन जनता पूछ रही है कब तक। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे